तो टॉपलिंग होता क्या है, अब इस लेक्चर में देखेंगे। तो मेरे पास ये बॉक्स है, सपोज आई कीप दिस बॉक्स लाइक दिस। तो अब मैं अपनी फिंगर से इस बॉक्स पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं अराउंड इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो अब फोर्स लगाया और ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, फोर्स लगाया, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। सो आपको लगेगा कि हाँ सर, आपने इस फिंगर से ये फोर्स लगाया इस बॉक्स पे, तो इस बॉक्स पे तो आपकी फिंगर का फोर्स लग रहा है एफ़, और इस सरफेस पे इस सरफेस पे फ्रिक्शन होगा, तो बॉक्स पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के एफ़ फिंगर माइनस एफ़ फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए हो रहा है। तो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। अब मैं इस बॉक्स को ऐसे रखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगेन इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स स्लाइड कर रहा है। फिर से इधर फोर्स लगाता हूँ, तो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। लेकिन अब मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा अपने फिंगर से, ठीक है। तो देखना, फोर्स लगाते ही स्लाइड तो नहीं हुआ, लेकिन ये रोटेट करने लग गया। फिर से लगाऊंगा फोर्स, अब ये स्लाइड तो नहीं कर रहा, लेकिन रोटेट करने लग गया। कहाँ पे, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग गया? इस वाली एक्सिस के अबाउट। देखो दोबारा, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने लग गया, ये वाली एक्सिस, ठीक है। फिर से अगर इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूँ, फिर से ये रोटेट करने लग गया, फिर ये रोटेट करने लग गया, फिर से रोटेट करने लग गया इसी एक्सिस के अबाउट। तो अब देखते हैं, एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं। अब ये वाली बोतल ली, इसमें सेम यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ये स्लाइड कर रही है। यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये रोटेट करने लगी। ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, क्योंकि ये सर्कुलर है। तो जब ये रोटेट करेगी तो एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, क्योंकि इसका जो बेस है वो सर्कुलर है। यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, फिर ये रोटेट कर रही है। नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये स्लाइड करने लगी। थोड़ा ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये रोटेट कर रही है। तो ऐसा क्या है, मतलब कि कुछ तो मेरे फोर्स की ओरिएंटेशन का खेल है जो ये रोटेट कर रही है, या तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ पे कुछ डिपेंडेंसी है जो ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है फोर्स लगाने पे। तो अब देखते हैं कि ये रोटेट क्यों कर रही है, और इसी को ही टॉपलिंग बोलते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो ये इस एज के अबाउट रोटेट कर रहा है। इसी प्रोसीजर को टॉपलिंग बोलते हैं। दिस इज टॉपलिंग। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स के एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। तो ये एक बॉक्स है इस ग्राउंड के ऊपर। इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक mg सेंटर ऑफ मास पे, और एक नॉर्मल हम इस प्रकार से लगाते हैं इस बॉक्स पे। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर मैं इस बॉक्स का ये छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, तो इस छोटे से एलिमेंट का एक मास होगा mg, ठीक है। अब क्योंकि इतना पार्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो इस पे एक dn लग रहा होगा, छोटा नॉर्मल। और इस बॉक्स पे कोई भी एलिमेंट लूंगा, तो उस पे भी एक स्मॉल नॉर्मल लगेगा dn, ठीक है। और इस एलिमेंट पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो dmg लगेगा, स्मॉल मास इनटू g। तो हम इस बॉक्स पे जनरली नॉर्मल लगाते कैसे हैं? यहाँ से पास करवा देते हैं सेंटर के थ्रू, ग्राउंड के कांटेक्ट में बॉक्स, और हम सेंटर के थ्रू पास करवा देते हैं नॉर्मल फोर्स ऐसे। तो ये लिखना भी ठीक है, क्योंकि अगर हर एक स्मॉल एलिमेंट पे मैं एक नॉर्मल फोर्स लूं dn, स्मॉल नॉर्मल फोर्स, तो सेंटर के अबाउट जब मैं इस नॉर्मल का टॉर्क लूंगा, तो वो क्लॉकवाइज आएगा। और इत, इतने ही साइज का एक स्मॉल एलिमेंट मुझे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा,
उसका टॉर्क रिवर्स डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा सेंटर के अबाउट, तो इन दोनों के टॉर्क्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सपोज दिस डिस्टेंस इज एल एंड दिस इज ऑल्सो एल, तो टॉर्क क्या होगा, डी एन इंटू एल माइनस डी एन इंटू एल, दोनों के टॉर्क अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम वे अगर मैं नॉर्मल यहाँ से पास करवा देता हूँ सेंटर के थ्रू, तब भी नॉर्मल का टॉर्क जीरो ही हो रहा है। तो इन जनरल में मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स सेंटर के थ्रू पास करवा देता हूँ। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो नॉर्मल प्रोफाइल क्या है। ये ग्राउंड है, इस पे मैंने बॉक्स रखा हुआ है। तो नॉर्मल नॉर्मल फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे। ठीक है, जो पूरा सरफेस इस बॉक्स का कांटेक्ट में ग्राउंड पे, तो थ्रू आउट दिस सरफेस नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और हर एक जगह पे जो नॉर्मल फोर्स है वो सेम रहेगा, मतलब कि नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड हर एक जगह पे सेम रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म बॉक्स है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखेगी। हर एक जगह पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि बॉक्स यूनिफॉर्म है। तो हर एक स्मॉल एलिमेंट का, एक फिक्स्ड लेंथ की स्मॉल एलिमेंट का, डीएल लेंथ का अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लूं, तो हर एक डीएल लेंथ के स्मॉल एलिमेंट का मास सेम होगा, डीएम। तो हर जगह पे नॉर्मल भी सेम एक्ट कर रहा होगा, तो नॉर्मल प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, अब देखते हैं टॉपलिंग में जो हमारा बॉक्स टॉपल कर रहा था उसमें हो क्या रहा था। तो इस बॉक्स पे एक फोर्स लगेगा एम जी। ठीक है, और ये बॉक्स टेबल पे रखा हुआ था, और एक नॉर्मल ऐसे लगेगा। अभी मैं इस बॉक्स के साथ कुछ भी नहीं कर रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, तो एन इक्वल टू एम जी होगा। ठीक है, फिर मैं इस बॉक्स पे के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहा था एफ। अब इस एफ का इस वाले पॉइंट के अबाउट, मतलब कि इस वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा, अगर मैं इस बॉक्स की हाइट ले लेता हूं एच और विड्थ को ले लेता हूं बी, तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कॉज करेगा। ठीक है, तो जब ये बॉक्स इस एक्सिस के बाद अबाउट रोटेट करने लगेगा, इनिशियली तो देखो इस बॉक्स पे एम जी लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, और एन इक्वल टू एम जी था। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल का टॉर्क क्या था, एन इंटू दिस डिस्टेंस, एन इंटू बी बाई टू, और एम जी का टॉर्क क्या था, माइनस एम जी इंटू बी बाई टू। और नॉर्मल जो है वो एम जी के इक्वल है इस फोर्स की इक्वेशन से, तो एम जी बी बाई टू माइनस एम जी बी बाई टू। तो नेट टॉर्क जीरो था इस एक्सिस के अबाउट, तो कोई रोटेशन नहीं थी। अब मैं एक एक्सटर्नल फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब इसकी वजह से एक टॉर्क आ रहा है इस एक्सिस पे, तो ये बॉक्स रोटेट करने लगेगा इस एक्सिस के अबाउट। अब देखो जब बॉक्स रोटेट करेगा, तो इनिशियली बॉक्स कुछ ऐसा था, फिर जब ये रोटेट करने लगेगा तो कुछ टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन टॉपलिंग पे क्या है कि हमें जस्ट रोटेशन की कंडीशन देखनी होती है।
तो अभी जैसे ये एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा बिल्कुल लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो, मतलब कि बॉक्स जस्ट रोटेट ही करने लगा, कोई बहुत ज्यादा रोटेट नहीं गया कि 30 डिग्री रोटेट कर गया या 40 डिग्री रोटेट कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपलिंग मतलब जस्ट अबाउट टू रोटेट है बॉक्स, जस्ट अबाउट टू। ठीक है। तो जब ये बॉक्स है ये रोटेट करने लगा इस एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला एज, मतलब 3D में देखो तो ये वाला एज तो इसके कांटेक्ट में रहेगा, ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा, ये वाली एज इस बॉक्स की ग्राउंड से उठने लग जाएगी, मतलब इस एज का ग्राउंड से कांटेक्ट लूज होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो इनिशियली जब इस बॉक्स की नॉर्मल प्रोफाइल कुछ ऐसे थी, सब नॉर्मल वेक्टर्स की लेंथ सेम थी क्योंकि हर जगह पे नॉर्मल बराबर था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। इस पॉइंट पे कुछ अलग नॉर्मल रहेगा, इस पॉइंट पे अलग रहेगा, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, क्योंकि जब जैसे जैसे बॉक्स रोटेट करने जाएगा तो इस एज पे पॉइंट्स का ग्राउंड से कांटेक्ट खत्म होता जाएगा। और सबसे पहले किस पॉइंट का ग्राउंड से कांटेक्ट खत्म होएगा? सबसे राइट मोस्ट पॉइंट का, क्योंकि बॉक्स क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो अब नॉर्मल प्रोफाइल कैसी होगी? अब इस बॉक्स की नॉर्मल प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। ये एक्सिस है जो, इस एक्सिस की वजह से इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रही है, तो ये वाला पॉइंट तो हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा, तो नॉर्मल इस पे सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर इस पॉइंट पे थोड़ा कम, फिर इस पॉइंट पे और कम, 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 और ये तो सबसे पहले ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ेगा ये वाला पॉइंट, तो इस पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। अभी तो नॉर्मल हर जगह सेम था पहले, लेकिन अब नॉर्मल प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी, नॉर्मल हर जगह सेम नहीं रहेगा। ठीक है। और बॉक्स जब बिल्कुल अबाउट टू टॉपल है, तो ये वाला एज, कलर चेंज करता हूँ। तो बॉक्स जब बिल्कुल अबाउट टू टॉपल है, तो ये वाला एज तो ग्राउंड से पूरा कांटेक्ट छोड़ ही देगा। ये वाला एज तो ग्राउंड से बिल्कुल कांटेक्ट छोड़ ही देगा, कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा बॉक्स। सिर्फ इस एक्सिस पे कांटेक्ट बचेगा, इस पॉइंट पे कांटेक्ट बचेगा, ये वाला एज पूरा ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा। तो अब इस बॉक्स पे नॉर्मल पूरे तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। पहले कहाँ पे था नॉर्मल? एम जी यहाँ था, नॉर्मल यहाँ से पास कर रहा था, लेकिन अब जब बॉक्स अबाउट टू टॉपल है, तो एम जी यहाँ से पास कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास से पहले की तरह, लेकिन नॉर्मल अब इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो टॉपलिंग में हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। फिर से एक बॉक्स ले रहा हूँ, बॉक्स की हाइट h है, विड्थ b है, मास m है, ग्राउंड पे रखा है ये बॉक्स, ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो अब मुझे, अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स एफ लगा दूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो मुझे टॉपलिंग की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो एफ बी डी में एम जी लग रहा होगा यहाँ पे। अब टॉपलिंग का कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने? ये एफ है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट बॉक्स रोटेट करने लगेगा। तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नॉर्मल इस एज पे शिफ्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? जो ये फोर्स है एफ, ये जो फोर्स है एफ, इसकी वजह से इस बॉक्स में एक स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगी। ये बॉक्स इधर की तरफ जाना चाहेगा, लेफ्ट की तरफ, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, एफ, स्मॉल एफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा। ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि
टॉपलिंग टॉपलिंग के लिए बॉक्स जस्ट अबाउट टॉपल है। तो अब अगर बॉक्स इस एक्सिस के अबाउट टॉपल करना करेगा, तो इस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले मैं टॉर्क लिख लेता हूँ। इस फोर्स का टॉर्क क्या है? एफ इंटू दिस एच, हाइट एच, और ये टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और एम जी का टॉर्क माइनस एम जी इंटू दिस डिस्टेंस बी बाय टू, और ये वाला टॉर्क है जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर टॉपल करना चाह रहा है, मतलब अगर बॉक्स टॉपल कर रहा है, तो जो इस पे नेट टॉर्क है ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मतलब कि एफ एच ग्रेटर देन एम जी बी बाय टू, सो एफ शुड बी ग्रेटर देन एम जी बी बाय टू बाय एच। ये मेरी टॉपलिंग कंडीशन होगी। और फ्रिक्शन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन यहीं से इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, टॉपलिंग वर्सेस स्लाइडिंग। तो तुम सोच रहे होगे कि सर आपने ये फोर्स एफ लगाया था, इधर एम जी लग रहा था, आपने बोला कि नॉर्मल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, विच मेक सेंस, एंड फ्रिक्शन कुछ ऐसे होगा, इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, क्योंकि अभी तो यही पॉइंट सिर्फ कांटेक्ट में था सरफेस के, फ्रिक्शन यहाँ से पास कर रहा होगा। लेकिन देन यू विल से कि सर ये फोर्स है, ये स्लाइडिंग भी तो क्रिएट कर रहा होगा। अब इस बॉक्स पे लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एफ फोर्स लग रहा है, तो इस बॉक्स में स्लाइडिंग भी तो आ रही होगी। तो स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है? फॉर स्लाइडिंग इस एफ को फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर होना पड़ेगा, तो एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू इनटू एन, और एन क्या है? एम जी, सो एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी। ये स्लाइडिंग की कंडीशन है। और टॉपलिंग की कंडीशन क्या थी? ये टॉपलिंग की कंडीशन थी, एफ ग्रेटर देन एम जी बाय टू इंटू बी बाय एच। ये स्लाइडिंग की कंडीशन है, ये टॉपलिंग की कंडीशन है। लेट्स टेक अ सिनेरियो वेयर वी पुट सम वैल्यू ऑफ एफ म्यू एम जी एंड एम जी बाय टू बी बाय एच। सो लेट्स से कि एफ जो है वो 7 न्यूटन है। लेट्स अज्यूम कि एफ 7 न्यूटन है, म्यू एम जी है 10 न्यूटन, और ये वाली क्वांटिटी ये 6 न्यूटन है। केस 1। केस 2 में एफ है 10 न्यूटन, देन म्यू एम जी 6 न्यूटन, और ये वाला फोर्स, ये फोर्स नहीं, मतलब ये वाली क्वांटिटी लेट से 8 न्यूटन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो केस 1 में एफ इज ग्रेटर देन एम जी बाय टू इंटू बी बाय एच, ये हमारी टॉपलिंग कंडीशन थी। तो इधर केस 1 में एफ क्या है? 7 न्यूटन, और ये वाली टर्म क्या है? 6 न्यूटन। तो ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि एफ इज ग्रेटर देन एम जी बाय टू इंटू बी बाय एच, कि हाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो बॉक्स टॉपल कर जाएगा। सो बॉक्स विल टॉपल। अब केस 2 में अच्छा, और एफ इज लेस देन म्यू एम जी हेयर, लेकिन फॉर स्लाइडिंग एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि एफ यहाँ पे 7 न्यूटन है और म्यू एम जी 10 न्यूटन है। केस 1 में एफ 7 न्यूटन है और म्यू एम जी 10 न्यूटन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो स्लाइडिंग का तो चांस बनेगा नहीं। अब केस 2 देखते हैं।
केस 2 में F इज ग्रेटर देन mg/2 B/h, क्योंकि F 10 न्यूटन है और ये वाली टर्म 8 न्यूटन है, और F इज ऑल्सो ग्रेटर देन म्यू एम जी, क्योंकि F 10 न्यूटन है और ये म्यू एम जी 6 न्यूटन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि F को ग्रेजुअली इंक्रीज करता हूँ कि F पहले 0 था, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है 2 न्यूटन, फिर मैं F अप्लाई करता हूँ 4 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन। तो जब फोर्स में 6 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो ये बॉक्स स्लाइड कर जाएगा। अब बॉक्स स्लाइड करना हो चुका है, ठीक है, और ये फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ मैं। 6 न्यूटन के बाद मैंने अप्लाई किया 7 न्यूटन, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया, एफ हो गया 8 न्यूटन। तो ये जो बॉक्स स्लाइड कर रहा था, जैसे ही फोर्स 8 न्यूटन रीच करेगा ये बॉक्स टॉपल कर जाएगा। तो इस केस में बॉक्स विल फर्स्ट स्लाइड एंड देन टॉपल। केस 3 में लेट्स से F is 10 न्यूटन, म्यू एम जी इज 6 न्यूटन, और mg/2 B/h, यही था ना, mg/2 B/h, दिस इज 12 न्यूटन। तो अब बताओ क्या होगा, स्लाइडिंग होगी या टॉपलिंग होगी? वेरी इजी, F is greater than mu mg but F is less than mg/2 B/h, तो ओनली स्लाइडिंग विल अकर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लेट्स टेक अनदर सिनेरियो। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ये बॉक्स रखा हुआ है, इसका मास m है, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा mg इस डायरेक्शन में। इंक्लाइंड प्लेन के एक्सिस पे अगर मैं इस फोर्स को रिजोल्व करूं तो इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर mg कॉस थीटा। अब बॉक्स इधर स्लाइड करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, F विच विल बी इक्वल टू म्यू इंटू n, ठीक है, और n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो, एक बार और बनाता हूँ मैं इसे। अब देखो mg साइन थीटा यहाँ से पास कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास से। हाँ सर, बहुत बढ़िया। mg cos थीटा इधर, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद टॉर्क देखो क्या होगा। डायमेंशन ले लेता हूँ इस बॉक्स की, h हाइट ले लेता हूँ और विड्थ ले लेता हूँ b। इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क देखो, सबसे पहले सिर्फ mg का टॉर्क मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो mg साइन थीटा इंटू b/2, और डायरेक्शन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। अभी के लिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान लेता हूँ और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव मान लेता हूँ। अब इस फोर्स का टॉर्क देखो mg cos थीटा का, माइनस mg cos थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, और अच्छा ये mg साइन थीटा इंटू h/2 है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस देखना है। तो mg cos थीटा का टॉर्क क्या है, mg cos थीटा इंटू दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है h/2, और ये जो टॉर्क है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दिस इज टॉर्क अबाउट ए। वेरी गुड। अब टॉपलिंग के लिए फिर से ये टॉर्क बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, लेकिन नॉर्मल और फ्रिक्शन का तो टॉर्क लिया नहीं हमने। देखो, फ्रिक्शन तो यहाँ से पास कर जाएगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन का तो टॉर्क जीरो हो गया। अब नॉर्मल का हमने देखा था कि स्टार्टिंग में नॉर्मल हम कैसे अप्लाई करते थे यहाँ पे, लेकिन अब जैसे इसमें टॉपलिंग की टेंडेंसी आएगी तो नॉर्मल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर।
नॉर्मल इस एज पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है अभी। तो नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है तो नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉपलिंग के लिए दिस टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि एम जी साइन थीटा एच बाय टू ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा। अरे यार ये बी था ना, हाँ ये बी था, बी बी बाय टू, एम जी कैंसल, ये टू कैंसल, मतलब कि tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन बी बाय एच। ये मेरी इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर बॉक्स रखा हुआ है तो उसके लिए टॉपलिंग कंडीशन होगी। ठीक है, एक सवाल देखेंगे अब। A block of mass m, height 2h and width 2b rests on a flat car which moves horizontally with a constant acceleration a as shown. Determine a part में value of acceleration at which slipping of block on car starts if the coefficient of friction is mu। तो सबसे पहले ए पार्ट में ये ब्लॉक है, इसकी विड्थ है 2b और हाइट है 2h। तो इस पे एक फोर्स लगेगा एम जी, और क्योंकि ये कार्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो इस बॉक्स पे एक सूडो फोर्स लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा एम में। अब क्योंकि सूडो फोर्स है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। अब क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक स्लिप करेगा तो फिर फ्रिक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो स्लिपिंग के लिए एम ए इक्वल टू एफ, एम की वैल्यू क्या है? अच्छा सबसे पहले एम ए इक्वल टू एफ है तो एफ की वैल्यू क्या है? म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू क्या है? एम जी। सो एम ए इक्वल टू म्यू एम जी, ये एम से एम कैंसल आउट, मतलब कि ए शुड बी इक्वल टू म्यू जी। और म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5 और जी की वैल्यू 9.8, तो ए विल बी इक्वल टू 9.8 बाय टू, मतलब कि 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए पार्ट डन। अब बी पार्ट में क्या पूछा था? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट विच द ब्लॉक टॉपल्स अबाउट ए। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाए ये वाला बॉक्स, अज्यूमिंग दैट, अज्यूमिंग सफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। अब इसने खुद ही बोल दिया कि स्लाइड तो नहीं होने वाला, इतनी फ्रिक्शन है। ठीक है, तो टॉपलिंग के लिए बस मुझे अब टॉपलिंग की कंडीशन ही लिखनी है। तो ए पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाए तो फिर से सूडो फोर्स एम ए, एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन इस पॉइंट के थ्रू पास करती हुई ये फ्रिक्शन, और नॉर्मल फिर यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा इस एज पे। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा? एम ए इंटू दिस हाइट विच इज एच माइनस एम जी इंटू दिस डिस्टेंस बी। और तो कोई फोर्स नहीं जिसका टॉर्क आएगा ए पॉइंट के अबाउट, सो दिस टॉर्क विल बी greater than equal to 0 for toppling। so just toppling के लिए mah will be equal to mgb, so m cancel out, so a will be equal to gb by h। so अब वैल्यू पुट करूंगा, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 0.9। ओ ये न्यूमरेटर में b है, b की वैल्यू 0.6 और h की वैल्यू 0.9, so this will be equal to 6.533
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बी पार्ट इज डन। सी पार्ट में क्या पूछा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच इट कैन बी स्टॉप फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर विद constant deceleration so that the block is not disturbed। तो ये कार्ट है, इसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और इससे इस पे एक डी एक्सेलरेशन आएगी, लेट्स से ए डैश। इस डी एक्सेलरेशन से इस कार्ट को स्टॉप करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसमें ये कार्ट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कार्ट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में स्टॉप करना है तो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे। जितनी ज़्यादा डी एक्सेलरेशन अप्लाई होगी, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी जल्दी ये कार्ट स्टॉप करेगी। लेकिन ऐसे ही मतलब कितनी भी एक्सेलरेशन नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उससे ये ब्लॉक इफेक्ट होगा, या तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा या टॉपल करेगा। तो ऐसी डी एक्सेलरेशन हमें देखना है कि जिससे ये ब्लॉक डिस्टर्ब ना हो। सी पार्ट कैलकुलेट करने के लिए ए और बी पार्ट की हेल्प लेंगे हम। हेल्प कैसे लेंगे कि स्लाइडिंग की कंडीशन क्या थी, स्लाइडिंग के लिए ए क्या थी, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कार्ट इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो मतलब अगर कार्ट 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है तो जो ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है वो स्लाइड करेगा। और टॉपलिंग की कंडीशन क्या है, अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू 6.533 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ब्लॉक टॉपल करेगा। बी पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था। तो मतलब कि ए को मैं इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकता, 6.533 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर या इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकता, नहीं तो बॉक्स टॉपल कर जाएगा। और मैं इससे भी ज़्यादा नहीं ले सकता 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, नहीं तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। ब्लॉक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ब्लॉक स्लाइड भी नहीं करना चाहिए, ब्लॉक टॉपल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी एक्सेलरेशन इससे भी कम होनी चाहिए, इससे भी कम होनी चाहिए, मतलब कि मेरी एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम होनी चाहिए। तो ये मेरी कार्ट है, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। अब मैं इसे एक डी एक्सेलरेशन दूंगा ए, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 AS। वी स्क्वायर क्या है, 72 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 ए में 4.9 डाला, मतलब कि 4.9 से कम होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है, 4.9 ही हो सकती है, मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे। 2 × 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। ये 18 से 72 कैंसल, तो 20 स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4.9 S। सो 200/4.9 इक्वल टू एस, मतलब कि एस इक्वल टू 240.81 मीटर। चलो अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस ब्लॉक का मास m है और ये एक प्लैंक के ऊपर है, उस प्लैंक का भी मास m है। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन प्लैंक और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, फ्लोर स्मूथ है। ठीक है। और ये थ्रेड है, तो इस थ्रेड में टेंशन T होगी। और इस थ्रेड के दूसरे एंड पे एक स्मॉल मास m है, स्मॉल m का। और और एक एंड इस थ्रेड का इस कैपिटल मास m के बॉक्स से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ए पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लैंक सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज। ठीक है। तो फिर तो सभी की एफबीडी बना लेते हैं, फिर इक्वेशंस लिखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये कैपिटल M,
इस पे यहाँ पे तो टेंशन लग रही है टी, और एक इस पे mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और ये प्लैंक के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये टेंशन इसे आगे की तरफ खींचेगी तो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन। नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल की वैल्यू होगी एम जी, कैपिटल एम जी। ठीक है, तो टी माइनस म्यू कैपिटल एम जी विल बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, एक इक्वेशन। अब प्लैंक की बारी, प्लैंक का मास एम है, तो इस बॉक्स पे तो फ्रिक्शन लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, म्यू इंटू कैपिटल एम जी। तो न्यूटन थर्ड लॉ से प्लैंक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगी, म्यू इंटू कैपिटल एम जी। और इन दोनों सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो एक्सेलरेशन इस प्लैंक की होगी वही एक्सेलरेशन इस बॉक्स की होगी। तो प्लैंक की एक्सेलरेशन क्या होगी, प्लैंक पे हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, म्यू इंटू कैपिटल एम जी, विच विल बी इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू क्या हुई, ए विल बी इक्वल टू म्यू इंटू जी। अब यही एक्सेलरेशन इस बॉक्स की होगी। अगर इस बॉक्स की कुछ और एक्सेलरेशन हुई तो बॉक्स स्लिप कर जाएगा, तो स्लिपिंग से बचाने के लिए इस बॉक्स की ये वाली एक्सेलरेशन होगी। तो टी माइनस म्यू एम जी विल बी इक्वल टू एम इंटू म्यू जी। सो टी विल बी इक्वल टू 2 इंटू म्यू इंटू कैपिटल एम इंटू जी। तो अब निकालना क्या था, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक सो दैट देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। तो म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो अब टी की वैल्यू पुट करूंगा तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब टी की वैल्यू निकालने के लिए इस ब्लॉक की और एफ बी डी बना लेते हैं, स्मॉल स्मॉल मास एम वाले ब्लॉक की। ये स्मॉल मास एम, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी एम जी, अपवर्ड फोर्स लगेगी टेंशन। सो एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम इंटू ए टू मान लेता हूँ इसकी एक्सेलरेशन। अब देखो, जो जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा होगा, तो ये स्ट्रिंग भी उसी एक्सेलरेशन से खिसक रहा होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग इस तरफ जाएगा राइटवर्ड्स, और ये वाला स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स जाएगा। तो इस मास की एक्सेलरेशन भी वही होगी जो इस बॉक्स की एक्सेलरेशन है। सो एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम इंटू क्या थी, म्यू जी। सो टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम म्यू जी। अब बस इस टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, एम जी माइनस एम म्यू जी इक्वल टू 2 म्यू कैपिटल एम जी। तो म्यू वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाता हूँ, और ये जी तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो एम इक्वल टू, म्यू कॉमन लिया, 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सो म्यू विल बी इक्वल टू एम बाय 2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल एम की वैल्यू है 4 kg और स्मॉल एम की वैल्यू है 1 kg। सो 1/8 प्लस 1। सो म्यू की वैल्यू आ गई 1/9। तो पार्ट ए तो सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी की बारी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी बाई एच सो दैट द ब्लॉक डजंट टॉपल ओवर द प्लैंक। फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर बिटवीन प्लैंक एंड ग्राउंड। हाँ, वो तो पहले ही हमने देख लिया था कि ग्राउंड और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, पहले ही पढ़ लिया था। तो अब टॉपलिंग के लिए देखते हैं, पार्ट बी। ये ब्लॉक हो गया, एक तो फोर्स इस पे लग रहा है ये टी, एक फोर्स एम जी, और फ्रिक्शन यहाँ से पास होगा, फ्रिक्शन। अब ये जो बॉक्स है वो प्लैंक के ऊपर पड़ा था, तो और प्लैंक की एक्सेलरेशन क्या थी, ए विच वाज इक्वल टू म्यू जी। तो जब मैं
प्लैंक के फ्रेम में बैठ जाऊंगा, प्लैंक के फ्रेम में जब मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे प्लैंक तो रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन इस बॉक्स पे एक सूडो फोर्स एक्ट करता हुआ दिखेगा मुझे, विच विल बी इक्वल टू एम इंटू ए ऑफ प्लैंक। और ए क्या था, म्यू जी। तो ये सूडो फोर्स क्या होगा, एम इंटू म्यू जी। ठीक है, एक बार दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। टी इधर, एम म्यू जी इधर। अच्छा, ये कैपिटल एम म्यू जी होगा क्योंकि इस बॉक्स का मास तो एम कैपिटल एम है। एम जी डाउनवर्ड्स सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं, और टॉपलिंग के लिए ये नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, फ्रिक्शन तो इस पॉइंट से ही पास कर रहा होगा। अब मैं टॉर्क अबाउट ए ले लूंगा तो क्या होगा, ये हाइट एच है, ये हाइट बी है, सो टी इंटू एच। और ये टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क को अभी पॉजिटिव मान लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो एम जी का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, माइनस एम जी इंटू दिस डिस्टेंस बी बाई टू। और इस सूडो फोर्स का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस एम म्यू जी इंटू दिस डिस्टेंस एच बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। और टी की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट की थी, टी इक्वल टू स्मॉल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इंटू म्यू, स्मॉल एम जी इंटू म्यू। तो टी की वैल्यू पुट करो, एम जी माइनस म्यू एम जी इंटू एच माइनस कैपिटल एम जी बी बाई टू माइनस कैपिटल एम म्यू जी एच बाई टू, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये जी 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 कैंसल आउट। अब एच वाले टर्म्स और बी वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। एच वाले टर्म्स में एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस कैपिटल एम म्यू, अच्छा जी तो कैंसिल आउट हो गए थे ना, तो स्मॉल एम माइनस म्यू स्मॉल एम माइनस म्यू कैपिटल एम बाय टू इक्वल टू कैपिटल एम बी बाय टू। तो रेशियो किसका पूछा है हमसे, बी बाय एच का। तो बी बाय एच इक्वल टू टू इंटू एम माइनस म्यू कैपिटल एम बाय टू बाय कैपिटल एम। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, स्मॉल एम की वैल्यू वन, म्यू की वैल्यू 1/9 पार्ट से कैलकुलेट की थी, माइनस 4/9/2 बाय 4। ये कैंसल, ये कैंसल, सो 9 9 - 1 - 2/2। तो ये क्या, 6/2 × 9। सो बी बाय एच विल बी इक्वल टू 1/3। तो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो अब लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे। मेरे लेक्चर्स का मकसद ये नहीं है कि आपको हर तरह के प्रॉब्लम्स फ़ोन फीड कर दी जाए। टॉपलिंग पे हज़ार तरह के प्रॉब्लम्स होंगे और सभी के सभी मैं एग्जांपल में करा दूं, फिर तो आपका माइंड एक वो पैटर्न्स पूरे रट लेगा और खुद से नहीं कर पाएगा क्वेश्चंस। तो मेरा अ, उद्देश्य ये है कि मैंने पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाया, एक बेसिक सा बॉक्स लिया, उस बॉक्स पे बताया कि वो बॉक्स कब टॉपल होगा। फिर हमने थोड़े मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस किए जिसमें कि सूडो फोर्स भी लग रहा था, एक बॉक्स था वो एक मूविंग प्लैंक के ऊपर था।
तब क्या टॉपलिंग की कंडीशन कैसे लिखी और बॉक्स कब स्लाइड कर रहा था, कब टॉपल कर रहा था। तो मिक्स कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स भी किए। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप सोचने का तरीका सीखो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचना कैसे है। अगर मैं आपको 1000 तरीके के प्रॉब्लम खुद से करवा दूंगा, फिर आप 1001वां प्रॉब्लम करोगे तो फिर आपका माइंड बस पैटर्न ढूंढेगा, और फिर ज़रूरी नहीं कि आप कर ही पाओ, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हल्का सा भी अलग हुआ तो आप सोच ही नहीं पाओगे कैसे करना है। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका देखो, कि कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना है, फिर खुद से सब प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम कर लोगे। फिर जो मैंने अभी इस लेक्चर में प्रॉब्लम लिए हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक लिए हैं, तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब से आपके सामने टॉपलिंग का कोई भी प्रॉब्लम आएगा, इजी, मीडियम, हार्ड, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड, कैसा भी प्रॉब्लम आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बस लेक्चर को ध्यान से देखना। तो अब ये लास्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं। तो ये कार्डबोर्ड स्ट्रिप है यू शेप की, इसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा है। तो लेंथ ऑफ टू पैरेलल सेक्शंस इज ईटा टाइम्स लेंथ ऑफ मिडल सेक्शन। तो जो फ्रंट फेस है, मतलब कि मिडल सेक्शन है जो, इस ये स्क्वायर है, मतलब कि इसकी विड्थ भी एल है, हाइट भी एल है। और जो इसके साइड फेसेस हैं, जो अपोजिट फेसेस हैं साइड में इसके, उनकी हाइट तो एल है, लेकिन लेंथ ईटा टाइम्स एल है। तो जो फ्रंट फेस का सपोज मास एम है, तो साइड फेसेस का मास ईटा टाइम्स एम होगा, क्योंकि इस फेस का एरिया ईटा एल स्क्वायर है, इस फेस का एरिया एल स्क्वायर है। तो साइड फेस का एरिया ईटा टाइम्स एल स्क्वायर है, मतलब कि ईटा टाइम्स एरिया फ्रंट फेस है। तो साइड फेस का मास भी ईटा टाइम्स ऑफ फ्रंट फेस होगा, क्योंकि स्क्वायर यूनिफॉर्म है। ठीक है, एक चीज ये हमें ध्यान रखनी है। फिर एट व्हाट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा द बॉक्स विल द कार्डबोर्ड विल टॉपल। ठीक है, हमें टॉपलिंग के लिए बताना है कि किस थीटा पे ये कार्डबोर्ड टॉपल करेगा। फिर फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो फ्रिक्शन इज इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। ठीक है, तो स्लाइड तो नहीं करने वाला बॉक्स। अब टॉपलिंग के लिए कंडीशन देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले फोर्स देखते हैं कौन सी लगेगी और कहाँ पे लगेगी। तो साइड फेस पे, ये जो सेंटर ऑफ साइड फेस है, इस पे एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, और एम जी साइन थीटा पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। और इसका मास ईटा टाइम्स एम है, तो ईटा एम जी कॉस थीटा, ईटा एम जी साइन थीटा। जो इसके अपोजिट फेस है उसके लिए भी सिमिलर, इस डायरेक्शन में ईटा एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में ईटा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और फ्रंट फेस पे डाउन द इंक्लाइन लगेगी एम जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एम जी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, तो एम जी को तो हमने देख लिया। अब ये बॉक्स जब टॉपल करने वाला है, तो इन सरफेसिस का, ये जो साइड वाले कार्डबोर्ड की सरफेसेस हैं, ये सरफेस और ये वाली सरफेस, इनका कांटेक्ट ग्राउंड से लूज करना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल शिफ्ट करते 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 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल, और ये मेरे लेफ्ट वाले बॉक्स का नॉर्मल। और जो फ्रंट फेस है उसका नॉर्मल यहाँ से पास कर रहा होगा। इसको मैं n1 बोल देता हूँ, सिमिट्री से ये वाला भी n1 हो जाएगा, और फ्रंट फेस के लिए n। ठीक है, अब फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन बैकवर्ड्स लग रही होगी स्लाइडिंग से बचाने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस फ्रंट फेस की सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और फ्रिक्शन यहाँ से पास कर रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस बॉक्स को स्लाइडिंग से बचाने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन भी देख लिया। अब लेट से ये जो फ्रंट फेस है, इसकी ये जो बॉटम एज है, इसका सेंटर पॉइंट ए है, ये इसका सेंटर है ए। तो मैं
टॉर्क अबाउट ए देखता हूँ क्या होगा। तो टॉर्क अबाउट ए के लिए mg का टॉर्क देखता हूँ सबसे पहले। जो साइड फेसिस है उस पे, साइड फेसिस पे जो mg साइन थीटा लग रहा है, ईटा mg साइन थीटा, इसका टॉर्क अबाउट ए क्या होगा। ईटा mg फोर्स है और टॉर्क अबाउट ए निकालने के लिए इस हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये हाइट क्या है h/2। तो ईटा mg साइन थीटा h/2। सिमिलरली इसका जो अपोजिट फेस है उस पे जो mg साइन थीटा लग रहा है उसका टॉर्क भी ईटा mg साइन थीटा इंटू h/2। ठीक है। अब जो नॉर्मल है, सबसे पहले सेंटर वाले फेस का नॉर्मल तो इस ए पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो इस नॉर्मल का टॉर्क 0। ये जो फ्रिक्शन है ये भी इस पॉइंट ए से पास कर रहा है, तो इस फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0। ठीक है। अब ये जो n1 और ये वाला n1 है, इस इन पॉइंट्स का भी ए के अबाउट टॉर्क 0 होगा, क्योंकि अ, ये जो नॉर्मल है इस सरफेस से ही पास कर रहे हैं। ये n1 भी इस सरफेस से ही पास कर रहा है, फ्रंट फेस की सरफेस से, फ्रंट फेस के कॉर्नर से। तो इस फोर्स की हाइट जो है वो 0 है, तो टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है। तो हमने एम जी साइन थीटा का टॉर्क तो लिख लिया। अच्छा, ये इस एम जी साइन थीटा का टॉर्क रह गया, प्लस एम जी साइन थीटा इंटू दिस हाइट, ये भी h/2 है। चलो बहुत बढ़िया, लिख लिया। अब एम जी कॉस थीटा का टॉर्क। अच्छा, ये जो एम जी साइन थीटा का टॉर्क है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो लेट से क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव है। अब एम जी कॉस थीटा का टॉर्क लिख लेते हैं। तो साइड फेस के लिए फोर्स क्या है, ईटा एम जी कॉस थीटा, और टॉर्क के लिए इस फोर्स को मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, ईटा l/2, क्योंकि ये साइड फेसिस की लेंथ क्या है, ईटा l। सिमिलरली अपोजिट फेस के लिए ईटा एम जी कॉस थीटा इंटू ईटा l/2, और ये नेगेटिव होंगे क्योंकि ये वाले टॉर्क्स कौन से हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू 0, क्योंकि बॉक्स टॉपल कर रहा है। ठीक है। बॉक्स इस वाली एक्सिस के अबाउट टॉपल करेगा, ये वाली एक्सिस। तो टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू 0। तो साइन थीटा के टर्म्स को एक साथ लिख लूंगा और कॉस थीटा के टर्म्स को एक साथ। साइन थीटा कॉमन, ईटा एम जी h/2, 2 इंटू ईटा एम जी h/2 प्लस 1 इंटू एम जी h/2 इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन, ईटा स्क्वायर। अच्छा, h यहाँ मैंने h लिख दिया, यहाँ पे l आएगा, l, ये l है। cos थीटा इंटू ईटा स्क्वायर mg l/2। ये mg l/2 दोनों तरफ से कैंसिल। सो साइन थीटा 2 ईटा प्लस 1 इक्वल टू ईटा स्क्वायर cos थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू ईटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना रह गया, 2 2 ईटा स्क्वायर 2 ईटा प्लस 1। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 ईटा स्क्वायर 2 ईटा प्लस 1। सो दिस इज आवर आंसर।